कल्पना कीजिए एक छोटा सा शहर राजस्थान का अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का शहर जहां लाखों लोग दुआएं मांगने आते हैं। लेकिन इसी शहर में इस दरगाह के खादिम परिवार के कुछ लोगों ने ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। 250 लड़कियां उम्र 11 साल से 20 साल, स्कूल जाने वाली मासूम बच्चियां, इन्हें फंसाया गया, अगवा किया गया, फार्म हाउस में ले जाया गया, गैंग किया गया और फिर इनकी नंगी तस्वीरें खींची गई ताकि ये कभी मुंह ना खोल सके। और जब किसी एक लड़की ने हिम्मत दिखाई तो उसे ब्लैकमेल करके कहा गया अपनी सहेलियों को भी लेकर आओ, नहीं तो ये तस्वीरें पूरे शहर में बट जाएंगी। फिर एक लड़की से 2 लड़की, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 100 और 100 से 250। ये सिलसिला सालों तक चला। पुलिस को पता था, नेताओं को पता था, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपराधी कोई मामूली गुंडे नहीं थे। ये थे अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम, अजमेर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और शहर के सबसे ताकतवर लोग। और जब 32 साल बाद 2024 में आखिरकार 6 और अपराधियों को उम्र कैद की सजा मिली, तब तक कई पीड़िताएं सुसाइड कर चुकी थी। कई ने शहर छोड़ दिया और कई अब दादी नानी बन चुके हैं, लेकिन कोर्ट के चक्कर अभी भी काट रहे हैं। ये कहानी है अजमेर ब्लैकमेल कांड की, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे दर्दनाक यौन शोषण का मामला। ये कहानी सिर्फ एक सेक्स रैकेट की नहीं है, ये कहानी है पावर, पॉलिटिक्स और इंसाफ की हत्या की। आज की कहानी बेहद सेंसिटिव है, बेहद दर्दनाक है, लेकिन सुनाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसी कहानियां नहीं सुनाएंगे तो ऐसे अपराध दोहराए जाते रहेंगे। आज की किलर कहानियां में हम खोलेंगे अजमेर ब्लैकमेल कांड की पूरी फाइल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं किलर कहानियां, जहां हर कहानी दिल को छूती है और रूह हिला देती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के पहले अजमेर को समझना जरूरी है। अजमेर राजस्थान का एक मध्यम वर्गीय शहर, एक ऐसा कस्बा जिसकी अपनी एक मासूम सादगी थी। जी हां, मासूम सादगी थी। लड़के और लड़कियां आपस में कम ही मिलते थे, हर दिन एक तय ढर्रे पर चलता रहता था। लेकिन इसी शहर में दरगाह के खादिम परिवार थे। खादिम यानी ख्वाजा की दरगाह के पुश्तैनी सेवादार। इन परिवारों की समाज में बड़ी इज्जत थी, बड़ा रसूख था, पैसा था, राजनीतिक कनेक्शंस थे। और इन्हीं खादिम परिवारों में से 2 नाम थे, फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती। फारूक अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, नफीस अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट और अनवर चिश्ती जॉइंट सेक्रेटरी। यानी दरगाह की धार्मिक प्रतिष्ठा, कांग्रेस की राजनीतिक शक्ति और समाज में बड़े आदमी का रुतबा। जासूस पत्रकार संतोष गुप्ता ने बाद में याद करते हुए बताया, एक बार फारूक और नफीस जीप पर सवार होकर एलीट रेस्टोरेंट के पास पहुंचे जहां कुछ स्कूली लड़कियां बैठी थी। फारूक ने मैनेजर को बुलाया और कहा, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, सबको आइसक्रीम दो। ये सुनकर लड़कियां प्रभावित हो गई। ये उनकी पहली चाल थी, ये थी उनकी पहचान। और इसी पहचान का फायदा उठाकर उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जो 2 साल तक बेधड़क चलता रहा। फारूक चिश्ती ने सबसे पहले सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर के एक प्रेस्टिजियस गर्ल्स स्कूल की एक लड़की को टारगेट किया। ये लड़की 1990s में माइनर थी। फारूक ने उससे दोस्ती की, प्यार का नाटक किया। शुरू में वो लड़की को बाहर ले जाता, रेस्टोरेंट्स में, ड्राइव्स पर। लड़की को लगा ये जेन्युइन प्यार है। फिर एक दिन फारूक उस लड़की को एक फार्म हाउस पर ले गया, अजमेर के बाहर एक आइसोलेटेड जगह पे, जहां उस लड़की के साथ किया गया। और सबसे खतरनाक बात, इस पूरे वाकये की, इस पूरे वक्त की, इस पूरे कांड की तस्वीरें खींची जाती रही, न्यूड फोटोग्राफ्स कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में, ताकि लड़की कभी बोल ना सके। अगले दिन फारूक ने उस लड़की को बुलाया और कहा, देख तेरी ये तस्वीरें हैं मेरे पास, अगर किसी को बताया तो ये तस्वीरें पूरे शहर में बंट जाएंगी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक 11 से 15 साल की लड़की जो भी स्कूल में पढ़ती है, सोचिए उसके दिमाग पर क्या गुजरी होगी। वो डर गई, चुप हो गई। लेकिन ये राक्षस यहीं नहीं रुके। उन्होंने उस लड़की से कहा कि तू अपनी सहेलियों को भी लेकर आ, नहीं तो। और फिर क्या था, वो
बेबस लड़की अपनी ही सहेलियों को उस दलदल में ढकेलने पर मजबूर हो गई। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से मतलब ये चेन इतनी बढ़ती गई कि एक आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन इसकी संख्या 250 के आसपास पहुंची थी। दोस्तों, सीबीआई जांच और अदालती दस्तावेजों के आधार पर इस गैंग का तरीका बेहद शातिराना था। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये रैकेट काम कैसे करता था। ये सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये कितना प्लान था, कितना ऑर्गेनाइज था और कितना ज्यादा खतरनाक था। स्टेप 1, टारगेट करना। आरोपी अपनी राजनीतिक हैसियत और पैसे का इस्तेमाल करते वो खुद को रसूखदार दिखाते, लड़कियों को पार्टी में लाने, नौकरी दिलाने या करियर बनाने का झांसा देते। स्टेप 2, ट्रैप में फंसाना। एक बार भरोसा जम जाता तो उन्हें फार्म हाउस या फॉय शुगर रोड के बंगले पर पार्टीज के लिए बुलाया जाता। इन पार्टियों में लड़कियों को नशीला पदार्थ दिया जाता। स्टेप 3, ब्लैकमेल। बेहोशी की हालत में या डर में एक या एक से ज्यादा लोग इनके साथ करते और सबसे घिनौनी बात, उनकी तस्वीरें खींची जाती थी। ये तस्वीरें ही उनकी जंजीर बन जाती थी। स्टेप 4, नए शिकार की मांग। लड़कियों को तस्वीरें दिखा के धमकाया जाता। ये तस्वीरें घर वालों को दिखा देंगे, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बचना चाहती हो तो अपनी एक और सहेली को ले आओ। यही चेन रिएक्शन था, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। ये मासूम बच्चियां खुद बेबस होकर अपनी सहेलियों को इस जाल में ढकेलने पर मजबूर हो गई। स्टेप 5, सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन। ये रैकेट सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं रहा। अजमेर के कई स्कूलों और कॉलेजों की लड़कियां इसका शिकार हुई। फार्म हाउस, बंगलोस, पोल्ट्री फार्म, अलग अलग जगहों पर ये लड़कियों को ले जाते। गाड़ियां आती थी उन्हें पिक करने और ड्रॉप भी करती थी। सब कुछ खुलेआम हो रहा था, परिवार की आंखों के सामने, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि इज्जत, लोग क्या कहेंगे। एक छोटे शहर में बेटी की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है छोटे क्या, किसी भी बड़े शहर में भी घर की इज्जत से बड़ी और कोई चीज नहीं होती, और खास करके अगर वो हमारी बेटियों की इज्जत हो तो। और इसी इज्जत के डर ने इन राक्षसों को ताकत दी। दोस्तों, रिटायर्ड राजस्थान डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज, जो उस वक्त अजमेर के डीआईजी थे, उन्होंने बाद में कहा, आरोपियों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत इतनी बड़ी थी कि बहुत सी पीड़िताएं कभी सामने ही नहीं आई। असली पीड़ितों की संख्या कई 100 हो सकती है। और सबसे दर्दनाक बात, कुछ लड़कियां जो इस दर्द को सह नहीं पाई, उन्होंने कर लिया। पुलिस की जांच के मुताबिक कम से कम 6 लड़कियों ने अपनी जान दे दी, लेकिन असली संख्या इससे भी काफी ज्यादा हो सकती है। यह सिलसिला 1990 से 1992 तक, यानी करीब 2-2.5 साल तक बेरोक टोक चलता रहा। और पुलिस को सब पता था। हाँ दोस्तों, पुलिस को इस रैकेट के बारे में पहले से पता था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि लोकल पॉलिटिशियंस ने पुलिस को वार्न किया था कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया तो कम्युनल टेंशन भड़क जाएगा। और उस वक्त पूरे भारत में सांप्रदायिक माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। तो 250 बेटियों की इज्जत से ज्यादा जरूरी था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये सोचकर खून खौलता है दोस्तों, अगर एक इंसान ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद ये रैकेट आज भी चल रहा होता। और उस इंसान का नाम था संतोष गुप्ता, दैनिक नवज्योति अखबार के क्राइम रिपोर्टर। लेकिन कहानी शुरू होती है एक कलर फोटो लैब से। अजमेर में एक फोटो लैब था जहां फारूक और उसके गिरोह के लोग अपनी तस्वीरें डेवलप कराते थे। वो तस्वीरें जो लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए खींची गई थी, उस फोटो लैब में एक रील डेवलपर काम करता था, पुरुषोत्तम। इस पुरुषोत्तम ने वो सारी तस्वीरें देखी थी। पुरुषोत्तम का पड़ोसी था देवेंद्र जैन। एक दिन देवेंद्र एक पोर्नोग्राफिक मैगजीन देख रहा था। पुरुषोत्तम ने मजाक में कहा, ये तो कुछ नहीं है, मैं तुझे असली माल दिखाता हूं। और पुरुषोत्तम ने देवेंद्र को वो तस्वीरें दिखा दी, अजमेर की स्कूल गोइंग लड़कियों की, नोन चेहरों के साथ। देवेंद्र जैन अंदर से हिल गया। उसने तुरंत उन तस्वीरों की कॉपीज बनाई और उन्हें 2 जगह भेजा। पहला दैनिक नवज्योति अखबार को और दूसरा स्थानीय विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के कार्यकर्ताओं को। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने वो तस्वीरें पुलिस तक पहुंचाई और यही एंट्री होती है पत्रकार संतोष गुप्ता की। 21 अप्रैल 1992 दैनिक नवज्योति के फ्रंट पेज पर पहली रिपोर्ट छपती है अजमेर में स्कूल गोइंग लड़कियों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। लेकिन इस खबर का ज्यादा असर नहीं हुआ, लोगों ने पढ़ा और भूल गए। फिर आया 15 मई 1992। इस बार संतोष गुप्ता ने दूसरी रिपोर्ट पब्लिश की जिसकी हेडलाइन थी
बड़े नेताओं की बेटियां हैं ब्लैकमेल का शिकार। और इस बार रिपोर्ट के साथ तस्वीरें भी थी। ब्लड जरूर थी लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि सब कुछ समझ में आ जाए। एक तस्वीर में एक लड़की रो रही थी और उसके बगल में दो आदमी मुस्कुरा रहे थे। बस इसके बाद अजमेर में जो हुआ वो एक तूफान था। 18 मई 1992 को पूरा अजमेर शहर बंद हो गया, कंप्लीट शटडाउन। लोग सड़कों पर उतर आए, 3 दिन का बंद रहा और हर तरफ गुस्सा, हर तरफ नारे, लोग चिल्ला रहे थे कि उन्हें इंसाफ चाहिए। और फिर एक के बाद एक और कहानियां बाहर आने लगी, और भी लड़कियां, और भी परिवार, और भी दर्द। दैनिक नवज्योति अखबार की डिमांड इतनी बढ़ गई कि उनकी प्रिंटिंग मशीन्स कम पड़ने लगी। संतोष गुप्ता ने बाद में बताया कि हमारे पास सिलेंडर मशीन्स थी जो 1 घंटे में 2000 से 5000 कॉपीज प्रिंट कर सकती थी, लेकिन डिमांड 60,000 कॉपियों तक पहुंच गई थी। लेकिन दोस्तों, जहां कुछ जर्नलिस्ट ने बहादुरी दिखाई, वहीं अजमेर के कई छोटे छोटे अखबारों और टैबलॉइड्स ने कुछ बेहद शर्मनाक काम किया। उन्होंने पीड़ित लड़कियों के परिवारों को और ज्यादा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि पैसे दो नहीं तो तुम्हारी बेटी का नाम छाप देंगे। उस वक्त अजमेर में 350 से ज्यादा अखबार और मैगजीन्स निकलते थे और कईयों ने पीड़ितों का सपोर्ट करने की जगह उन्हें और लूटा। ये सोचकर मन कितना भारी हो जाता है कि जिन लड़कियों को समाज, पुलिस और मीडिया तीनों से मदद मिलनी चाहिए थी, उन तीनों ने ही उन्हें धोखा दिया। दोस्तों, अब शुरू होता है इस केस का सबसे पेनफुल चैप्टर, इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट ट्रायल। जब पब्लिक आउटरीच बढ़ा तो राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने सख्त आदेश दिए कि सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने तस्वीरों और वीडियोस के जरिए 30 लड़कियों की पहचान की, उनके घर जाकर बात की, केस फाइल करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन बहुत सी लड़कियों के परिवारों ने मना कर दिया। समाज में बदनामी होगी, यही डर था। आखिरकार सिर्फ 12 लड़कियों ने केस दर्ज करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन उनमें से भी 10 ने बाद में अपनी गवाही वापस ले ली, क्योंकि धमकियां मिल रही थी, दरगाह का दबाव था, पॉलिटिकल प्रेशर था। 250 पीड़ितों में से सिर्फ 2 लड़कियां अंत तक केस लड़ती रहीं, सिर्फ 2। और इसकी वजह थी केस में जितनी बार कोई आरोपी गिरफ्तार होता या कोई नई सुनवाई शुरू होती, पीड़िताओं को फिर से कोर्ट बुलाया जाता, अपना दर्द, अपनी बेइज्जती, अपना अपमान बार बार बयां करना पड़ता। सितंबर 1992 में पहली चार्जशीट फाइल हुई, 250 पन्नों की, 128 गवाह, 63 सबूत, 18 आरोपी नामजद किए गए। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई 28 सितंबर 1992 को और फिर शुरू हुआ 32 साल का लंबा इंतजार। 1998 पहला फैसला आया, 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर दिया। 2003-2004 सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 की सजा उम्र कैद से घटाकर 10 साल कर दी, और चूंकि वो पहले ही 10 साल काट चुके थे, सब रिहा हो गए। 2007 फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती, जो कि इसका मुख्य अपराधी था, उसको उम्र कैद की सजा दी। 2013 राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा इसने काफी सजा काट ली है और फारूक चिश्ती को रिहा कर दिया। वही फारूक चिश्ती जिसने पहले उस मासूम लड़की को फंसाया था, वो अजमेर में आजाद घूम रहा था। नफीस चिश्ती, जो 2003 में भागकर दिल्ली गया था और बुर्का पहनकर छुप रहा था, वो पकड़ा गया, लेकिन बाद में वो भी बेल पर बाहर आ गया और अजमेर में रुतबे से घूम रहा था। लेकिन फिर आया 20 अगस्त 2024, 32 साल के बाद पॉक्सो कोर्ट के जज रंजन सिंह ने बचे हुए 6 आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन, इन सभी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और हर एक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। 32 साल, एक पूरी पीढ़ी गुजर गई। जब यह अपराध हुआ उस समय जो लड़कियां टीनएजर्स थी, वो अब दादी नानी बन चुकी हैं और अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रही हैं।
द प्रिंट की एक रिपोर्ट का हेडलाइन था गैंग रेप्ड इन टीन्स विजिटिंग कोर्ट्स एज ग्रैंड मदर्स। ये एक लाइन ही पूरी कहानी बयां कर देती है। अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मुसब्बिर हुसैन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में अजमेर में कोई बात नहीं करता। ये हमारे शहर के इतिहास पर एक कलंक है। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस केस से जुड़ा एक और नाम था खलील चिश्ती, जो आरोपियों का ही रिश्तेदार था और 1992 में अजमेर में एक मर्डर केस में नामजद था। यानी ये परिवार सिर्फ सेक्स रैकेट ही नहीं बल्कि हत्या जैसे जुर्मों में भी शामिल था। लेकिन पूरे परिवार की ऑर्गेनाइजेशनल पावर इतनी थी कि सिस्टम हिल नहीं सका। रिटायर्ड राजस्थान डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज, जो उस वक्त अजमेर के डीआईजी थे, उन्होंने बाद में माना आरोपी सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद प्रभावशाली थे, इसलिए लड़कियों को आगे आने के लिए मनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इससे भी ज़्यादा शर्मनाक था आईजी ओमेंद्र भारद्वाज का वो बयान जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा ये कांड उतना भी बड़ा नहीं है जितना प्रचारित किया जा रहा है और कुछ पीड़ितों के चरित्र पर सवाल उठाए। मतलब एक डीआईजी ने ही पीड़ितों को कटघरे में खड़ा कर दिया। फारूक चिश्ती यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, उसके राजनीतिक कनेक्शन इतने मजबूत थे कि पुलिस की जांच बार बार रोकी गई। पत्रकार संतोष गुप्ता, जिन्होंने इस कांड को उजागर किया था, 2024 की सजा के बाद कहा एक फैसला इंसाफ नहीं होता। आज भी उस कांड के कुछ आरोपी अजमेर में रहते हैं, दरगाह में आते जाते हैं, कुछ लोग उनके हाथ चूमते हैं। वो पीड़िताएं जो 11, 13, 15 साल की थी, आज 45, 50, 55 साल की हैं। कुछ दादी बन चुकी हैं और वो रसूखदार आदमी जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद की, समाज में इज्जत के साथ जी रहे हैं। क्या यही न्याय है? दोस्तों, यही वो सवाल है जो मुझे तकलीफ देता है। 1992 अजमेर, 2026 अमरावती, इनके बीच में भोपाल, बेवार, बैजई नगर और न जाने कितने और शहर। पैटर्न एक ही है, सिर्फ फोटो की जगह वीडियो आ गए, फार्म हाउस की जगह रेंटेड फ्लैट आ गए, लेकिन जाल वही है, शिकार वही है और सिस्टम की चुप्पी भी वही है। अजमेर जैसा कांड दोबारा ना हो, इसके लिए हम सबको कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। ये सिर्फ सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। पहला, बच्चों से खुलकर बात करें। दोस्तों, बहुत से भारतीय परिवारों में गुड टच और बैड टच के बारे में बात ही नहीं होती। बच्चों को, लड़के हो या लड़कियां, बचपन से ही सिखाइए कि अगर कोई भी इंसान उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराए, कोई भी अजीब तरीके से छुए, कोई भी अकेले में ले जाने की कोशिश करे, तो वो तुरंत अपने माता पिता को बताएं। और सबसे जरूरी, बच्चों को ये भरोसा दिलाइए कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा, इज्जत का गलत कॉन्सेप्ट अब हमें बदलना होगा। अजमेर केस में सबसे बड़ा हथियार था इज्जत का डर। अपराधियों को पता था कि भारतीय समाज में लड़की की इज्जत इतनी बड़ी चीज है कि परिवार मुंह नहीं खोलेगा, और यही हुआ। 250 में से 238 परिवारों ने चुप रहना बेहतर समझा। दोस्तों, इज्जत का डर अपराधी को होना चाहिए, पीड़ित को नहीं। तीसरा, सोशल मीडिया पर सतर्क रहें। 1992 में तस्वीरों से ब्लैकमेल होता था, 2025 में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर फोटोज और वीडियोस से ब्लैकमेल होता है। अजमेर जैसे रैकेट्स अब भी ऑनलाइन चल रहे हैं। अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर इसलिए आपको नजर रखनी चाहिए। उन्हें सिखाएं कि किसी को भी प्राइवेट फोटोज या वीडियो कभी ना भेजें, चाहे सामने वाला कितना भी भरोसेमंद क्यों ना लगे। चौथा, स्कूलों में अवेयरनेस जरूरी है। हर स्कूल में हर साल चिल्ड्रंस सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। बच्चों को बताया जाना चाहिए कि ग्रूमिंग क्या होती है, यानी कोई बड़ा इंसान पहले दोस्ती करेगा, गिफ्ट्स देगा, स्पेशल फील कराएगा और फिर स्लोली बाउंड्रीज क्रॉस करेगा। बच्चों को यह पैटर्न पहचानना सिखाइए। पांचवा, कानूनी जानकारी रखें। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 में आया। इसके तहत बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पर कड़ी सजा का प्रावधान है। अगर आपको किसी भी बच्चे के साथ ऐसे अपराध की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर है 1098 और वुमेन हेल्पलाइन 181। ये नंबर आप याद रखें। छठा, सो कॉल्ड बड़े लोगों से सवाल करना सीखें।
अजमेर में अपराधी इसलिए बचते रहे क्योंकि वो बड़े लोग थे। धार्मिक लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, हमें ये मानसिकता बदलनी होगी कि बड़े लोग गलत नहीं कर सकते। पावर किसी को अपराध का लाइसेंस नहीं देती। अगर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर हो गलत करता है तो सवाल उठाना हमारा अधिकार है। और सातवां, पत्रकारिता की ताकत को समझें। अगर संतोष गुप्ता ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो ये केस कभी सामने नहीं आता। जर्नलिज्म डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है और ऐसे बहादुर पत्रकार इसकी नींव हैं। उन्हें सपोर्ट करें, सच बोलने वालों का साथ दें। दोस्तों, 1992 में जो हुआ वो सच था। 2024 में सजा मिली वो भी सच है, लेकिन कुछ सवाल आज भी जवाब मांगते हैं। सैयद अल्मास, एक मुख्य आरोपी, आज भी कहीं अमेरिका में छुपा बैठा है। इंटरपोल रेड नोटिस है लेकिन वो आज़ाद है। वो 6 पीड़िताएं जिन्होंने आत्महत्या की, उनके इंसाफ का क्या? वो फोटो स्टूडियो मैनेजर जिसने तस्वीरें प्रिंट की, वो भी इस केस के दबाव में था, बाद में उसने आत्महत्या कर ली, उसका क्या? वो पुलिस अफसर और राजनेता जिन्होंने 1 साल तक इस कांड को दबाए रखा, उनका क्या हुआ? इन सवालों के जवाब आज भी बाकी हैं। दोस्तों, किलर कहानियां का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि आपको जगाना भी है। अजमेर सेक्स रैकेट कांड ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये पूरे सिस्टम का फेलियर था। 250 मासूम लड़कियां, जिनमें से कईयों ने सुसाइड कर लिया, कईयों ने शहर छोड़ दिया, कईयों ने जिंदगी भर चुप रहने का फैसला किया और कुछ बहुत कम ने लड़ने का फैसला किया। 32 साल तक दादी नानी बनने के बाद भी उन बहादुर औरतों को जिन्होंने 32 साल तक लड़ाई लड़ी, सलाम है। और उन जर्नलिस्ट संतोष गुप्ता को जिन्होंने अकेले एक अखबार के जरिए ये सच दुनिया के सामने रखा, उन्हें भी सलाम है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि फारूक चिश्ती आज भी अजमेर में रहता है और कई अपराधी अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अजमेर शरीफ की दरगाह पर दुआ मांगने जाएं तो एक दुआ उन 250 बेटियों के लिए भी मांगना जिनकी चीखें 32 साल तक दबी रही। आपको क्या लगता है, क्या भारत का जस्टिस सिस्टम कभी बदलेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसी सच्चे किरदारों की सच्ची कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किलर कहानियां चैनल को और अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमारा हौसला बढ़ाइए। अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का हैंडल है किलर कहानियां। अपना समय और प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद।